अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल info@ali में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में आसिफ अली जरदारी की कंप्लीट बायोग्राफी बताऊंगा कि वो कैसे सियासत में आए, बेनज़ीर से शादी कैसे हुई, कैसे पाकिस्तान के सदर बने और फिर कैसे उन पर बाद में करप्शन के इल्ज़ामात लगे और वो जेल गए। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान, एक सिंधी बलोच सियासतदान और जुल्फ़कार अली भुट्टो के इब्तदाई सियासी साथियों में शामिल हाकम अली जरदारी के बेटे हैं। हाकम अली जरदारी बाद में नेशनल अवामी पार्टी में शामिल हो गए थे। आसिफ अली जरदारी जुलाई 1955 में पैदा हुए। इनके वालिद का सिंध जिम्मेदारी के साथ कराची में भी कारोबार और सिनेमा घर था। आसिफ अली जरदारी की इब्तदाई तालीम भी मोहम्मद खान जनेजो, शौकत अजीज़ और परवेज़ मुशर्रफ की तरह सेनेट पैट्रिक्स स्कूल कराची में हुई, जिसके बाद इन्होंने दादू में कायम कैडेट कॉलेज पटारो से 1974 में इंटरमीडिएट किया। कहा जाता है कि बाद में इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस नामी किसी इदारे में भी दाखिला लिया था, ताहम इन्होंने अपने ग्रेजुएट होने की कभी तस्दीक नहीं की। 1968 में शौकीन मिजाज कमसन आसिफ अली जरदारी ने फिल्म साज सज्जाद की उर्दू फिल्म मंजिल दूर नहीं में चाइल्ड स्टार के तौर पर भी अदाकारी की, लेकिन बाद में ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। सियासत से आसिफ जरदारी का सन 80 के वस्त तक दूर दूर तक वास्ता नहीं था। बस एक सुराख ये मिलता है कि 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी ने भी नवाब शाह में सूबाई असम्बली की एक नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, मगर ये कागजात बाद में वापस ले लिए गए। इसी ज़माने में आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला सिंध गौस अली शाह के एक वज़ीर सैयद कोड़ल शाह के मशवरे से कंस्ट्रक्शन के कारोबार में भी हाथ डाला, लेकिन इस शोबे में आसिफ अली जरदारी सिर्फ 2-2.5 बरस ही मुतहर्रिक रहे। 1987 आसिफ जरदारी के लिए सबसे फैसला कुन साल था, जब इनकी सुतेली वालदा टिमी बुखारी और बेगम नुसरत भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ आसिफ अली जरदारी का रिश्ता तय किया। 18 दिसंबर 1987 को होने वाली ये शादी कराची की यादगार तकारीब में शुमार होती है, जिसका इस्तकबालिया अमीर तरीन इलाके क्लिफ्टन के साथ साथ गरीब तरीन इलाके लियारी के ककरी ग्राउंड में भी मुनक्कद हुआ और अमीर लोगों के शाना बशाना हज़ारों आम लोगों ने भी शिरकत की। जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी के अंधोनाक वाक़या के बाद बेनज़ीर भुट्टो और इनके लाखों सियासी पुरस्कारों के लिए ये पहली बड़ी खुशी थी। 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो बरसरे इक़्तिदार आई तो आसिफ अली जरदारी भी वज़ीर आज़म हाउस में मुंतकिल हो गए और इनकी सियासी ज़िंदगी का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हुआ। 1990 में बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी के बाद होने वाले इंतखाबात में वो रुकने कौमी असम्बली बने। 1993 में वो निगरान वज़ीर आज़म मीर बल्ख शेर मज़ारी की काबीना में वज़ीर बने। फिर बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर में रुकने कौमी असम्बली बने और वज़ीर माहौलियात व सरमायाकारी रहे। वो 1997 से 1999 तक सेनेट के रुकन भी रहे। 5 नवंबर 1996 को दूसरी बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी के बाद आसिफ अली जरदारी का नाम मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में भी आया और इसने ही इनको कत्ल किया। नवाज शरीफ हुकूमत के दूसरे दौर में इन पर स्टील मिल के साबिक चेयरमैन सज्जाद हुसैन और सिंध हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस निज़ाम अहमद के कत्ल और मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने, स्विस कंपनी SGS को टीका लगाने, दुबई की ARY गोल्ड कंपनी से सोने की दरामद, हेलीकॉप्टरों की खरीदारी, पॉलिश ट्रैक्टरों की खरीदारी और फ्रांसीसी मिराज तैयारों की डील में कमीशन लेने, बरतानिया में रॉकवुड स्टेट खरीदने, स्विस बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने और स्पेन में ऑयल फॉर फूड स्कैंडल समेत मुतअद्दिद केसेस बनाए गए। इस तरह की फहरिस्तें भी जारी हुई कि आसिफ अली जरदारी ने हैदराबाद, नवाबशाह और कराची में कई हज़ार एकड़ कीमती ज़रई और कमर्शियल अराजी खरीदी, 6 शुगर मिलों में हिस्से लिए, बरतानिया में 9, अमेरिका में 9, बेल्जियम और फ्रांस में 2-2 और दुबई में कई प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ नामों से सरमायाकारी की।
जबकि अपने पुरअसरार दौलत को छुपाने के लिए समुद्र पार कोई 24 फ्रंट कंपनियां तश्कील दी। इसी दौरान इन्होंने तकरीबन 10 साल कैद में काटे और 2004 में सारे मुकदमात में बरी होने के बाद इनको रिहा कर दिया गया। जब परवेज मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो के मबैन अमेरिका, बरतानिया और बाज़ बाअसर दोस्तों की कोशिशों से मसालियत का आगाज़ हुआ, इसके बाद से इसके और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अदालती ताक़ुब सुस्त पड़ने लगा। कोई एक मुकदमा भी या तो साबित नहीं हो सका या वापस ले लिया गया या हुकूमत मजीद पैरवाई से दस्तबरदार हो गई। इस सिलसिले में अक्टूबर 2007 में मुतारफ कराए गए मुतनाज़ कौमी मसालिहती आर्डीनेंस ने भी अहम किरदार अदा किया। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की हलाकत के बाद आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शुरू में अंदाज़ा यह था कि आसिफ अली जरदारी सिर्फ पार्टी क़यादत पर तवज्जो मरकूज रखेगा, लेकिन फिर इसने मुल्क का सदर बनने का फैसला कर लिया। अगस्त 2008 में अल्ताफ़ हुसैन ने जरदारी का नाम सदर पाकिस्तान के ओहदा के लिए तजवीज़ किया, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको 6 सितंबर 2008 के सदारती इंतखाबात के लिए नामजद कर दिया। अमूमन सदर नामजद होने वाले सियासी जमात से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, मगर जरदारी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ाल सरबराह भी रहा। कुछ मुबस्सरीन के मुताबिक ऐसा इस तरह मुमकिन हुआ क्योंकि रिवायत के बावजूद गैर सियासी होने की शिक आइन पाकिस्तान में मौजूद नहीं। बिलाखिर अदालत आलिया लाहौर ने जरदारी को मशवरा दिया कि आइन की रूह के मुताबिक सदर रहते हुए सियासी ओहदा रखना मुनासिब नहीं, ताहम इस फैसले में कोई हुक्म सादिर करने से गुरेज किया गया। 2013 के इंतखाबात के ऐन पहले अदालती फैसले के डर से जरदारी जमात की सरबराही से अलहदा हो गया। 8 सितंबर 2013 को मुद्दत ख़त्म होने पर जरदारी को सदारत की कुर्सी खाली करना पड़ी। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो कि आसिफ अली जरदारी कैसे एक काउंसलर से मुल्क का सदर बना और कैसे कैसे करप्शन और दीगर इल्ज़ामात लगे, लेकिन फिर भी वो बरी हो गया। वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? वीडियो के मुतालिक कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।